नमस्कार आप सभी जुड़ने वाले विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में हम लगातार संघ सरकार यानी कि पार्ट नंबर 5 के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने राष्ट्रपति पद जो है उससे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में एक के बाद एक बात चल रही थी हमारी। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अनुच्छेद नंबर 57 तक का पार्ट जो हम डिस्कस कर चुके थे। 58 नंबर जो पार्ट है ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं और उनसे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उन सब के बारे में वर्णन करता है। तो पिछले जो अपने अनुच्छेद रहे हैं अब तक के उनको एक बार अपने दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद नंबर 52 में है और इसके हिसाब से भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात हमने सबसे पहले अनुच्छेद में पढ़ी थी। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 53 जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताता है। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, उनका उपयोग वो अपने द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 54 जो था वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे उनके बारे में हमने बात की थी। आर्टिकल नंबर 55 जो है वो हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन की पद्धति के बारे में उल्लेख करता है। तो इसका भी हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद नंबर 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष हमने पढ़ा था और उसके बारे में हमने बातें की थी। आर्टिकल नंबर 57 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसका कोई उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब राष्ट्रपति बना हुआ व्यक्ति दोबारा उस पद के ऊपर राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 58 जो था वो हमारे पास राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में, ठीक है, उससे संबंधित जो भी योग्यताएं हैं उनके संबंध में उल्लेख करता है। तो यहां तक बातें हम डिस्कस कर रहे थे 58 नंबर अनुच्छेद के ऊपर। तो दोबारा अपने 58 नंबर वाला जो आर्टिकल है उसी के ऊपर थोड़ा सा दोबारा देखते हैं उसको। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होगी? तो पहला मैंने बताया था कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसमें जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है ना। अर्जित नागरिकता जो होती है यानी कि विदेशी व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता दी जा चुकी है हमारे नागरिकता कानून के हिसाब से, उसको भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना गया है। दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि 35 वर्ष की उसने क्या कर ली हो, आयु पूर्ण कर ली हो। तो ये आयु भी मैंने बताया था अधिकतम आयु नहीं है बल्कि ये कैसी आयु है, न्यूनतम आयु है। कम से कम इतनी एज का व्यक्ति होना चाहिए, 35 साल की आयु को पूर्ण करने वाला। और थर्ड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि वो लोकसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। अब यहां ये लाइन नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो लोकसभा का होता है और नहीं राज्यसभा का होता है। लेकिन बात में नहीं है कि वो उस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। तो यहां भी हम जब क्वेश्चन बन के आता है तो उसमें संसद शब्द दे देता है वो, तो यहां संसद नहीं है, यहां क्या है, लोकसभा है, ठीक है। तो ये बातें तो हमने डिस्कस करनी थी। इसके बाद में दूसरी जो शर्त थी या दूसरी जो इसमें योग्यता थी वो यही थी कि वो लाभ का पद धारण न करने वाला हो, यानी किसी राष्ट्रपति पद के साथ साथ कोई दूसरा पद धारण न करता हो। तो इसके लिए जो संविधान में लाभ का पद शब्द है इसको हालांकि परिभाषित तो नहीं किया गया है, हमने कहा था, लेकिन इसको परिभाषित करने की जिम्मेदारी संविधान ने किसको दी है, संसद को दी है। किसको दी है, संसद को। तो लाभ का पद निर्धारित करेगा या परिभाषित करेगी वो होगी संसद। तो वर्तमान परिस्थितियों को अगर अपने देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, कहने का मतलब भारत का मंत्री हो चाहे किसी राज्य का मंत्री हो, उनको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। बाकी जितने भी ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक वेतन प्राप्त करते हैं, सार्वजनिक पद पर हैं और सार्वजनिक वेतन प्राप्त करते हैं, सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं, वो सारे पद लाभ के पद माने जाते हैं। अब ये वाले व्यक्ति जो होते हैं ये होते तो सरकार के या हमारे संविधान के हिस्से ही हैं और वेतन भी प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको लाभ के पद में अभी शामिल नहीं किया गया। कहने का मतलब राष्ट्रपति रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, या कोई मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। तो उनको राष्ट्रपति पद के लिए क्या माना गया है, योग्य माना गया है, ठीक। इसके बाद में अब आज जो अपना आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 59, ध्यान रखना इसका। और इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी हुई है।
इसमें और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं जब भी क्वेश्चन आता है। अब ये जो शर्तें हैं ये अलग हैं, और जो अभी हमने पहले डिस्कस की है वो सारी की सारी क्या है, योग्यताएं हैं। वो सारी क्या है, योग्यताएं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर बार, लगभग पेपर में ये घुमा के क्वेश्चन पूछता है कोई ना कोई ऑप्शन में। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं ऊपर वाली है। अब जो पढ़ रहे हैं ये राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है, बल्कि ये क्या है, शर्तें हैं। ठीक है, योग्यता तो वो ऊपर वाली जो हमने पढ़ ली है वही है। तो जब भी आपको प्रश्न आएगा तो इसमें से वो ऑप्शन देगा आपको कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के योग्य होगा या योग्य नहीं होगा यदि वह, तो उसमें एक लाइन ये दे देते हैं वो कोई से भी उठा के। तो ये योग्यताओं में शामिल नहीं है, बल्कि ये किसमें शामिल है, शर्तों में शामिल है। तो अब हम आर्टिकल 59 जो पढ़ रहे हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए क्या बताता है, हमें शर्तें बताता है। तो शर्तों में पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये कहती है कि वो ना तो संसद का कोई सदस्य होना चाहिए, मतलब एमपी नहीं होना चाहिए, ना तो निर्वाचित हो सकता ना मनोनीत हो सकता, कोई सा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, राज्य के विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य के विधानमंडल से हमारा मतलब क्या है, विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, राज्य के अंदर किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति यदि सदस्य बन भी जाता है, जो हो सकता है लोकसभा का सदस्य हो सकता है राज्यसभा का सदस्य हो सकता है विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो निर्वाचन की दिनांक से ही, ये देखिए आप पद ग्रहण की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, निर्वाचन। जिस दिन राष्ट्रपति पद के ऊपर उसका निर्वाचन हो गया उसी तिथि से उसका स्थान क्या मान लिया जाएगा, वैकेंट मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। तो यहां हम जो बात कह रहे हैं वो किसके बारे में कह रहे हैं, निर्वाचन तिथि के बारे में कह रहे हैं। इससे पहले हमने एक तिथि ऐसी डिस्कस की थी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कहां से काउंट होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से काउंट होता है। कार्यकाल तो पद ग्रहण तिथि से काउंट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन गया है लेकिन वो संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य, तो उस समय निर्वाचन तिथि से ही उसका वो स्थान क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। उसको सदस्यता छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका स्थान क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। तो ये पहली शर्त है राष्ट्रपति का पद धारण करने के संबंध में। दूसरी शर्त यही सेम टू सेम देखो, यदि कोई सांसद या विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो निर्वाचन के तुरंत पश्चात उसे अपनी सदस्यता क्या नहीं करनी पड़ती, छोड़नी नहीं पड़ती है, बल्कि पद ग्रहण की तारीख से वो स्वतः ही क्या मान ली जाएगी, रिक्त मान ली जाएगी। अब देखिए आप दो चीजें इसमें, अगर कोई सांसद या विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है और निर्वाचन के तुरंत पश्चात उसको अपनी सदस्यता क्या नहीं करनी पड़ेगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि पद ग्रहण की तारीख से वो स्वतः ही क्या मान ली जाएगी, रिक्त समझ ली जाएगी। फिर तीसरे पॉइंट पे देखो आप, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता, कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति रहते हुए वो आईएएस बन जाए या राष्ट्रपति रहते हुए वो कोई दूसरा पद धारण कर ले, ऐसा नहीं होगा। तो वो केवल एक ही पद पर रह सकता है और वो पद कौन सा है, राष्ट्रपति का पद। तो कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकता, यानी कि कोई अन्य लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता, किसी अन्य दूसरे लाभ के पद पर नहीं जा सकता। उसके बाद में देखो, ये तो शर्तें हो गई उसके संबंध में, कुछ और बातें भी राष्ट्रपति के संबंध में की गई है। राष्ट्रपति के वेतन, राष्ट्रपति के भत्ते, उसकी पेंशन, ये सब कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट सी बात है। संविधान में कहीं भी वेतन या भत्ते या पेंशन निर्धारित नहीं की गई है राष्ट्रपति की, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है। तो ये बदलती रहती है, इसका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। और पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। जितना वेतन है उससे बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन उसका वेतन क्या नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी और उसमें अलाभकारी परिवर्तन वो नहीं कर सकती। वर्तमान वेतन की अगर अपने बात करें तो राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन होता है कितने रुपए, 5 लाख रुपए प्रति माह। इससे पहले ये 3.5 लाख रुपए हुआ करता था, 2018 में इसको बढ़ा के कितना किया गया, 5 लाख रुपए किया गया। और ये जो वेतन दिया जाता है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि पर क्या होता है? भारित होता है। भारित होने का मतलब यह है कि संसद में कभी भी राष्ट्रपति के वेतन के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। यानी कि ऐसा नहीं हो, संभव नहीं है कि संसद के अंदर कोई ऐसा विधेयक आ जाए या ऐसी कोई चर्चा शुरू हो जाए कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह किस बात के दिए जा रहे हैं, या संसद यह कर दे कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कटौती करो। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संविधान हमारा यह कहता है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की किस पर भारित होगा? संचित निधि पर भारित होगा। तो जितने भी वेतन संचित निधि पर भारित कर दिए जाते हैं, अकेले राष्ट्रपति का ही नहीं, और भी ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनका वेतन संचित निधि पर क्या होता है? भारित होता है। तो भारित होने का मतलब यही है कि उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और न ही संसद के अंदर उस पर कोई चर्चा की जा सकती है। कुछ भी संभव नहीं है, दोनों ही संभव नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है और यह संचित निधि पर क्या होता है? भारित होता है, और इसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी सैलरी के ऊपर या वेतन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये इनकम टैक्स से रहित होता है। ठीक, ये सारी जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं ये अनुच्छेद नंबर 59 में ही लिखी हुई बातें। फिर देखिए आप, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, राष्ट्रपति के वेतन का जो उल्लेख आता है वो इस आर्टिकल में नहीं है। जो 59 नंबर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इस 59 नंबर अनुच्छेद में वेतन कितना है इसका वर्णन नहीं है। बस इतना ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी, इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा यह बात अनुच्छेद 59 में नहीं लिखी गई है, बल्कि किसमें लिखी गई है? अनुसूची नंबर 2। याद करो, हमने अनुसूचियां पढ़ी, तो अनुसूचियों के अंदर हमने देखा था कि अनुसूची नंबर 2 जो होती है वो भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित होती है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा ये बात अनुच्छेद में ना लिखकर किस में लिखी हुई है? अनुसूची नंबर 2 में लिखी हुई है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए, अगर राष्ट्रपति अपने पद से रिटायर हो जाए तो उसको मिलने वाली पेंशन कितनी होगी? तो इसके बारे में संविधान कहता है कि वेतन की 50%, जितने वेतन से वो रिटायर हो रहा है उस वेतन का 50% वेतन उसको किसके रूप में मिलेगा? पेंशन के रूप में मिलेगा। कितने रुपए? 50% वेतन। ठीक, फिर एक बात और लिखी है कि राष्ट्रपति को जो घर रहने के लिए दिया जाएगा उसका बिना किराया दिए वो अपने शासकीय निवास का क्या करेगा? उपयोग करेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का निवास जो है उसका किसी प्रकार का कोई किराया उससे वसूल नहीं किया जा सकता। तो अब जो राष्ट्रपति का वर्तमान में हमारा निवास स्थान है, जो हम अरावली की पहाड़ियां पढ़ रहे थे, रायसीना की पहाड़ियां नई दिल्ली वाली, वही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और राष्ट्रपति का वही क्या कहलाता है? निवास स्थान कहलाता है। और ये निवास स्थान जो है ये 1911 में जब हमारी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कलकत्ता से, राजधानी पहले कहां थी? कलकत्ता थी, और उसके बाद में 1911 में उसको कहां स्थानांतरित किया गया था? दिल्ली। तो दिल्ली में वायसराय का जहां निवास स्थान हुआ करता था वही निवास स्थान बाद में भारत के किसका बना? राष्ट्रपति का निवास स्थान बना। तो उस निवास स्थान को डिजाइन करने वाले जो एक अंग्रेजी आर्किटेक्ट थे जिनका नाम क्या था? एडविन लुटियंस। इसको सही कर लेना थोड़ा सा, एडविन लुटियंस। ठीक है, ये इस राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार करने वाले आर्किटेक्ट थे। अब एक और पॉइंट देखिए आप, राष्ट्रपति साल में 2 बार, गर्मियों के समय और सर्दियों के समय, दिल्ली को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में भी प्रवास करते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी रहने के लिए जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में उनका जो निवास स्थान रहता है वो कहां है? शिमला में। ठीक है, कहां बनाया गया है? शिमला में। और उसको एक नाम दिया गया है दी रिट्रीट के नाम से, दी रिट्रीट। राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान का नाम क्या है? दी रिट्रीट है। और ये कौन सी सिटी में स्थित है? शिमला में स्थित है। कहां है? शिमला में। इसी प्रकार से जनवरी दिसंबर के महीने में राष्ट्रपति दक्षिण भारत के लिए एक बार प्रवास करते हैं साल में, और वहां उनका जो निवास स्थान रहता है वो कहां रहता है? हैदराबाद में। क्या रहता है? हैदराबाद में। और हैदराबाद वाला जो राष्ट्रपति का निवास स्थान है उसको बोला जाता है राष्ट्रपति निलयम। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति निलयम के नाम से उस घर को जाना जाता है। पुराने समय से इसको रेजिडेंसी हाउस के नाम से जाना जाता था। तो रेजिडेंसी हाउस या राष्ट्रपति निलयम जो है
ये दिसंबर जनवरी के महीने में राष्ट्रपति के रहने का वो घर है जो कहां पर है, हैदराबाद में है। तो राष्ट्रपति का निवास स्थान जो हैदराबाद में है वो ये है। शिमला में है, उसका नाम क्या है, दी रिट्रीट है। और बाकी अदर महीनों के अंदर राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली वाला जो उनका निवास स्थान है वो कहां बना है, रायसीना की पहाड़ियों पर बना है। उसको अपने प्रेसिडेंट हाउस ही बोलते हैं, उसका नाम क्या है, प्रेसिडेंट हाउस। ठीक, तो ये जितनी भी बातें ये सारी राष्ट्रपति के शर्तों और शर्तों के अलावा जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है उन सब के बारे में आर्टिकल नंबर 59 के अंदर लिखी हुई बातें। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60 और 60 नंबर जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति की ओथ या शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित। यानी कि राष्ट्रपति चुना हुआ जो व्यक्ति है जब वो पद ग्रहण करेगा तो वो अपने आप में एक शपथ लेगा। वो शपथ सबसे पहले उसको दिलाएगा कौन, उसकी बात अगर करें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो राष्ट्रपति को उसके पद की क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। बाय द वे अगर ये अपने पद से एब्सेंट हो या हो सकता है कि ये पद रिक्त हो, अभी इस पद पर कोई कार्य नहीं कर रहा हो मान लो, तो उस समय जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है भारत का या सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ दिलाने का काम तो सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक, अब राष्ट्रपति जो अपनी शपथ लेता है उस शपथ में कौन कौन सी बातें होती हैं, किस चीज की शपथ लेता है राष्ट्रपति, तो इसमें 3 बातें हैं। देखिए आप, सबसे पहली बात है कि वो श्रद्धा पूर्वक पद के संवैधानिक दायित्व के पालन की शपथ लेता है ना, कि मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए यह शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक संविधान के जितने भी संवैधानिक दायित्व है उनका क्या करूंगा, पालन करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, वो संविधान और विधि के परिरक्षण की, संरक्षण की और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। 3 शब्द है, प्रोटेक्शन की, परिरक्षण की, प्रोटेक्शन की लेता है, उसको डिटेक्ट करने की लेता है और साथ में उसको डिफेंड करने की लेता है। ये तीनों शब्द एक क्रम में ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति की शपथ में जो तीनों शब्दों का क्रम है वो क्या है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। यानी कि संविधान और विधि को अक्षुण्य बनाए रखने की शपथ लेता है, उसको एज इट जैसी है वैसी बनाए रखने की शपथ ग्रहण करता है। और तीसरी जो उसकी शपथ रहती है राष्ट्रपति की शपथ के अंदर, उसका रूप रहता है कि मैं जनता की सेवा और कल्याण में हमेशा क्या रहूंगा, लगा हुआ रहूं। तो ये वाली जो शपथ है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए ही है विशेष रूप से। बाकी और जो मंत्री शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति लेता है संविधान में कोई भी शपथ, उसमें इस प्रकार की बातें नहीं आती। तो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ और साथ ही जनता की सेवा और कल्याण में हमेशा लगे रहने की शपथ और साथ ही श्रद्धा पूर्वक पद के संवैधानिक दायित्वों के पालन करने की शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप रहता है उसके अंदर ये 3 मुख्य बातें शामिल रहती है। अब इसमें भी ध्यान रखना, आप कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आता है राष्ट्रपति की शपथ में जो प्राइवेसी से रिलेटेड हो या अपने ये कहें कि पद की गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित हो। तो ये जो गोपनीयता या प्राइवेसी वाले जो शब्द आते हैं ये मोस्टली मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। जब एक मंत्री शपथ लेता है तो वो अपने पद की गोपनीयता की भी शपथ लेता है कि हमारे जो भी डिसीजंस होंगे जो मंत्री परिषद लेगी उनको हम अपने तक ही रखेंगे या मंत्री परिषद तक ही रखेंगे जब तक कि उनको आउट नहीं किया जाता। लेकिन राष्ट्रपति इस प्रकार की कोई शपथ नहीं लेता। तो ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए कि राष्ट्रपति निम्न में से कौन सी एक शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो उसमें आपके सामने ऑप्शन में ये जरूर दे सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति किसी प्रकार की पद की गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। वो 3 ही टाइप की शपथ लेता है, संवैधानिक दायित्वों के पालन करने की, विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, और तीसरी इसमें रहता है जनता की सेवा और कल्याण में हमेशा लगे रहने की शपथ। ठीक, चलिए अब राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 जो है वो संवैधानिक अधिकारियों की शपथ से संबंधित ही है। जो शेड्यूल नंबर 3 दी हुई है हमारी, वो संविधान में विभिन्न प्रकार के पदों के शपथ के संबंध में है, लेकिन उस शपथ के अंदर अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो हमें मिलता है वो किस में मिलता है, अनुच्छेद नंबर 60 में मिलता है। तो वेतन और शपथ ये उल्टे हैं। वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है, अनुच्छेद में नहीं है।
जबकि शपथ का उल्लेख अनुच्छेद में है, अनुसूची में नहीं है। तो ये दो बातें स्पेशली याद रखनी है आपको। वेतन वाली याद रख लो, ये ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएगी। इसमें से जरूर प्रश्न बनता है, सीधा ही आता है ये कि कौन सा एक कथन असत्य है, और उसमें डाल देता है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। और हमने पढ़ रखा होता है कि विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में, ठीक है। तो वो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का नहीं है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, न तो राष्ट्रपति का है, न उपराष्ट्रपति का है, न राज्यपाल का है, तीनों का ही नहीं है। इनका उल्लेख अनुच्छेदों में दिया हुआ है। जैसे इसका 60 नंबर अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है, राज्यपाल का 159 में है। तो ये 3 ऐसे पद हैं जिनका वर्णन या जिनका शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि ये किस में है, अनुच्छेदों में है, आर्टिकल्स में है। तो राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल नंबर किस में है, 60 में है, 60 में। जबकि वेतन का उल्लेख जो है वो अनुसूची नंबर 2 में है। ठीक, अब एक पॉइंट और देख लीजिए आप। अगर राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित है, सपोज दैट, या तो कुछ समय के लिए हो सकता है कि कहीं विदेश दौरे पर चला गया, बीमार है, या कोई और रीजन हो सकता है, या ऐसा भी संभव हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उस रिक्त पद पर कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करे। तो जो भी व्यक्ति इस राष्ट्रपति पद पर पद धारण करेगा उसको भी दोबारा राष्ट्रपति पद की क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। पहले तो वो लिए जो स्थायी रूप से बना था, इसके बाद कोई भी थोड़े समय के लिए इस पद पर आएगा तो उसको भी पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति पद की क्या लेंगे, शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो जितने भी बातें हैं ये आर्टिकल नंबर 60 की बातें। तो दिलाने का काम तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का है। राष्ट्रपति जो अपनी शपथ लेता है उसकी 3 मुख्य बातें होती हैं। पहली बात तो संवैधानिक दायित्वों के पालन करने की, विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की, और तीसरी जनता की सेवा और उसके कल्याण में लगे रहने की। 3 बातें तो इसकी हैं। फिर इसके बाद में देखा कि प्रारूप का जो स्वरूप है वो अनुसूची 3 में ना होकर के इसमें आर्टिकल नंबर 60 में है। और इसके बाद हमने देखा कि जो भी व्यक्ति इस पद पर आएगा, थोड़े समय के लिए आए, 6 महीने के लिए आए, महीने के लिए आए, कितने भी समय के लिए आए, उसको भी राष्ट्रपति पद की क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। ये जो टोटली बातें हैं ये राष्ट्रपति पद की शपथ के संबंध में। ठीक, चलिए एक अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित और महत्वपूर्ण बचता हमारा आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यह है राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। इसको अपने पहले वैसे समझ के देखते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इस शब्द का उल्लेख हमने किया था आर्टिकल नंबर 56 का फर्स्ट का पार्ट बी, याद है आपको? आर्टिकल नंबर 56 फर्स्ट का पार्ट बी, उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है, क्या करता है, अतिक्रमण करता है, वायलेशन करता है, तो उस कंडीशन में उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या हो सकता है, उसका जो उल्लेख आता है वो तो 56(1)(b) के अंदर आता है, लेकिन इसके संबंध में जो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर किस में आता है, 61 में आता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है अपने आप में। या यही पूछ ले कि संविधान के अतिक्रमण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो संविधान के अतिक्रमण का उल्लेख 56(1)(b) में भी है और साथ में अनुच्छेद नंबर 61 में भी। इसमें भी लिखा हुआ कि अनुच्छेद 56(1)(b) के आधार पर संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। अब ये जो महाभियोग शब्द है ये वाला, ये हमारे संविधान में तो परिभाषित नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि संविधान में इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ है, केवल राष्ट्रपति के रूप में हुआ है, और किसी भी अनुच्छेद में महाभियोग शब्द काम में नहीं लिया गया है। सिर्फ एक ही अनुच्छेद के अंदर महाभियोग शब्द आया है, वो आर्टिकल कौन सा है हमारा, 61 नंबर वाला आर्टिकल। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया, बाकी किसी पद के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इससे मिलती जुलती प्रक्रिया उपयोग में ली जा सकती है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो तो उसके लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है वो महाभियोग के समान प्रक्रिया होती है,
उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनको भी महाभियोग से हटाया जाता है। महाभियोग से हटाने के लिए केवल एक ही पद संविधान में दिया हुआ है, वो कौन सा है? राष्ट्रपति का। अब भारत में ये जो महाभियोग का हमने प्रक्रिया अपनाई है, इसका स्रोत कौन सा संविधान है? तो इसका स्रोत है आयरलैंड का संविधान। ये पॉइंट भी स्पेशली आप थोड़ा ध्यान रखना। अक्सर किताबों में इसके लिए यूएसए शब्द लिखा मिल जाएगा आपको कि अमेरिकी संविधान से ली हुई प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान में महाभियोग शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। अमेरिकी संविधान में भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है वहां भी, लेकिन हमने जो अपने संविधान में इसको शामिल किया था वो कौन से संविधान से किया था? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो राष्ट्रपति महाभियोग का उल्लेख तो यूएसए के संविधान में भी है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है वो किस संविधान से ली हुई है? आयरलैंड के संविधान से। अब ये प्रक्रिया कैसी होगी और पूरी कैसे होगी, इसके स्टेप क्या होंगे जो आर्टिकल नंबर 61 में दिए गए हैं। देखो, दो सदन होते हैं हमारे पास संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कोई भी सदन ला सकता है, कोई भी सदन ला सकता है। लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है, दोनों रूप में ला सकती है। दूसरी बात, कोई भी सदस्य ला सकता है, कोई भी सदस्य ला सकता है। कहने का मतलब कोई मंत्री भी ला सकता है और कोई सामान्य एमपी है वो भी ला सकता है। कोई सत्तारूढ़ सरकार का दल का व्यक्ति भी ला सकता है, कोई विपक्षी पार्टी वाला व्यक्ति भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है। लेकिन जब भी सदन में यह प्रस्ताव आएगा उससे पूर्व 2-3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति का प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाएगा, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में लाए, सबसे पहले काम आपको यह करना पड़ेगा कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी कि आपके विरुद्ध आज से ठीक 14 दिन बाद राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। बिना सूचित किए यह प्रस्ताव डायरेक्ट नहीं आ सकता, पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत होगा, सदन में प्रस्तुत होगा, तो उस सदन के 1/4 सदस्यों के उस पर साइन होनी चाहिए। अभी पारित नहीं हुआ है, ये सिर्फ क्या हो रहा है? प्रस्तुत किया जा रहा है। तो प्रस्तुत करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या, मान लो लोकसभा में आया है तो 543 का 1/4, अगर राज्यसभा में आया है तो 245 का 1/4, इतने सदस्यों के सिग्नेचर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए। और 14 दिन पहले उसको क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को पहले। और तीसरी बात यह है कि यह जो प्रस्ताव आएगा यह हमेशा एक संकल्प के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? संकल्प के रूप में आएगा। इनकी बातें आगे करेंगे हम जब संसद पढ़ेंगे। संकल्प और प्रस्ताव में एक छोटा सा अंतर होता है। संकल्प का मतलब होता है कि जो प्रस्ताव संकल्प के रूप में प्रस्तुत हो गया उसके ऊपर वोटिंग करवाना अनिवार्य होगा, उसको बीच में नहीं छोड़ सकते अपने, चाहे वोटिंग पक्ष में जाए चाहे विपक्ष में जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन उस प्रस्ताव को बिना वोटिंग कराए समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे उसमें कितना ही वक्त लग जाए, लेकिन बिना वोटिंग के उस प्रस्ताव को निरस्त नहीं कर सकते। वोटिंग तो उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी? करवानी ही पड़ेगी। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग प्रस्ताव होता है वो हमेशा किसके रूप में आता है? संकल्प के रूप में आता है। जो सदन इसमें को प्रस्तुत करता है उसके 1/4 सदस्य उसके ऊपर क्या करेंगे? साइन करेंगे। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में क्या करनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। ये 3 काम जब आप पहले पूरे कर लोगे उसके बाद उस सदन के अंदर यह प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा जाएगा। किसके लिए रखा जाएगा? चर्चा के लिए रखा जाएगा। अब चौथे स्टेप में चर्चा के बाद अगर उस सदन के कुल सदस्य संख्या के, टोटल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित कर दिया जाए या वो संकल्प पारित कर दिया जाए तो एक सदन की प्रक्रिया पूरी समझ ली जाती। एक सदन जो काम करना चाह रहा था वो पूरा हो गया। एक सदन पहले इसको प्रस्ताव को लाएगा तो लाने के लिए तो 1/4 सदस्य के साइन होने चाहिए, जबकि इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए
जितनी उस सदन की टोटल सदस्य संख्या है, ध्यान रखना यह मतदान करने वालों की सदस्य संख्या नहीं है। मान लो 543 टोटल सदस्य संख्या थी, इसमें से मतदान मान लो 300 नहीं किया उस दिन, 243 आए नहीं मान लो, या आए थे तो उन्होंने वोट नहीं डाले मान लो, तो ऐसा नहीं है कि इस 300 का 2/3 चाहिए हमें, यह नहीं है, 300 का 2/3 नहीं चाहिए हमें, तो टोटल सदस्य संख्या का कितना चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए जिस भी सदन में आए। तो ऐसे भी प्रश्न बनेंगे इसमें, यह भी पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन द्वारा पारित होना चाहिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या साधारण बहुमत से, कोई ऐसा ऑप्शन बना देगा। तो जब भी यह प्रस्ताव आएगा तो इसको पारित करने की शर्त जो है वो कुल सदस्य संख्या का कितना है, 2/3। तो एक सदन से यह प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। अब एक सदन से पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है, किस में जाता है, दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन क्या काम करेगा, राष्ट्रपति पर लगे हुए जो आरोप हैं उनकी या तो स्वयं जांच करता है, खुद जांच करता है, या जांच करवाता है। करवाने का मतलब ये है कि ये कोई न्यायिक अधिकारियों से या जजों से बना हुआ कोई न्यायाधिकरण बना देता है, ट्रिब्यूनल बना देता है। उसमें 4-5 कोई सर्वोच्च कोटि के जज हो सकते हैं, कोई विधिवेता हो सकते हैं, कानून के जानकार लोग हो सकते हैं। उनसे राष्ट्रपति पर लगे हुए जो आरोप हैं कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, उन आरोपों की जांच हमेशा कौन सा सदन करवाएगा, दूसरा सदन करवाएगा। पहला सदन कभी भी जांच नहीं करवाता है। पहला सदन तो केवल प्रस्ताव लाता है और उसको 2/3 बहुमत से क्या करता है, पारित करता है। जांच करवाने का काम जो है वो कौन कर रहा है, दूसरा सदन कर रहा है। कौन कर रहा है, दूसरा सदन। ठीक, अब जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अंदर राष्ट्रपति पर लगे आरोप अगर सिद्ध हो जाए, आरोप क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए अगर, तो राष्ट्रपति को उसी दिन अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। आरोप सिद्ध हो जाए और साथ ही साथ हम ये कह दें कि 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव दूसरा सदन भी पारित कर दे। मान लो पहले सदन ने भी 2/3 बहुमत से पारित किया था और दूसरा सदन भी अपनी टोटल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दे, तो उसी दिन राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। उसको अलग से कोई नोटिस देने की, अलग से उसको हटाने की जरूरत नहीं है। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो जिस दिन वो पारित हुआ है उसी दिन राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। महाभियोग के आधार पर हटा सकते हैं और महाभियोग का केवल एक ही आधार होता है, संविधान का अतिक्रमण। कोई व्यक्तिगत आचरण राष्ट्रपति का कभी भी महाभियोग का आधार नहीं हो सकता। उसने कोई रिश्वत ले ली है, भ्रष्टाचार कर दिया है, किसी के साथ बुरा बर्ताव कर दिया है, वो कभी भी महाभियोग का आधार नहीं हो सकते। मतलब राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अगर कोई मामला है तो उसके आधार पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। महाभियोग केवल एक ही आधार पर लाया जा सकता है और वो है संविधान का अतिक्रमण। और दूसरी बात अगर अपने देखें, देखो आप, संसद का काम वैसे तो क्या होता है, कानून या विधि बनाना होता है, यही काम होता है। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसद न्यायिक भूमिका में आ जाती है, जांच करवा रही है, न्यायाधिकरण बना रही है, जजों की सहायता ले रही है। इसका मतलब संसद का स्वरूप अब कैसा बन गया है, न्यायिक स्वरूप बन गया है। लेकिन ये न्यायिक स्वरूप पूरी तरीके से नहीं बना है, ये सिर्फ और सिर्फ इस आरोपों की क्या कर रहा है, जांच कर रहा है। तो महाभियोग के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस होती है, पूरी तरीके से न्यायिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, विधि बनाना है संसद का। ये थोड़े से समय के लिए किसकी भूमिका में आ गई है, न्यायिक भूमिका में आ गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में महाभियोग की प्रकृति अगर देखें तो वो कैसी होती है, अर्ध न्यायिक प्रकार की। ठीक है, और आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इस प्रकार का कोई महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तो आर्टिकल 61 की प्रक्रिया की आज तक संसद में कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब देख लीजिए आप इसमें,
तो आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है, और इसका आधार क्या हो सकता है तो वो हमने देख लिया है। संविधान का क्या होगा? अतिक्रमण होगा। संविधान में न तो इस शब्द को परिभाषित किया गया है कि अतिक्रमण किसको बोलेंगे, व्यक्तिगत आचरण इसका आधार नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया अभी, राष्ट्रपति पर्सनली कोई काम करे अपने जीवन में, उसके आधार पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। इसकी प्रक्रिया कैसी रहेगी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया रहेगी। क्यों? क्योंकि संसद इस समय न्यायिक स्वरूप प्राप्त कर लेती है, ठीक है, न्यायिक जांच करवाती है और न्यायिक स्वरूप में आ जाती है। उसके बाद में देखिए, संसद का कोई भी सदन महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। क्या प्रस्तुत कर सकता है? संकल्प। तो मैंने जैसा बताया था कि हमेशा राष्ट्रपति का जो महाभियोग प्रस्ताव है वो किसके रूप में आएगा? संकल्प के रूप में ही आएगा। उसके ऊपर वोटिंग करवाई जानी क्या होगी? अनिवार्य होगी। बिना वोटिंग को उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हम। फिर देखिए आप, इससे पहले हमें वो 3 बातें पूरी करनी पड़ेगी। पहली बात क्या है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। दूसरी बात, संकल्प उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर से ही लाया जा सकता है। टोटल सदस्य संख्या जो है उसके 1/4 सदस्यों के उस पर क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद यह सदन के अध्यक्ष या सभापति को सौंपा जाए। लोकसभा में आए तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे, राज्यसभा में आए तो राज्यसभा के सभापति को सौंप देंगे। अब उसके ऊपर आगे चर्चा शुरू होगी। चर्चा होने पर पहला सदन आरोप लगाता है, सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित करता है तो यहां से प्रक्रिया जो है वो क्या मान ली जाएगी? पूरी मान ली जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद वो प्रस्ताव कौन से सदन में जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरे सदन का इंपॉर्टेंट काम है उस प्रस्ताव के या उस आरोप की क्या करवाना? जांच करवाना। तो या तो स्वयं कर सकता है या फिर किसी दूसरे न्यायाधिकरण का गठन करके उससे क्या करता है? करवाता है, ठीक है, किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण से। अब जांच के दौरान राष्ट्रपति को जो स्वतंत्रता है वो ये है कि वो जाकर के संसद के अंदर या तो खुद उपस्थित हो या अपना कोई प्रतिनिधि भेजे और उसके माध्यम से अपना पक्ष रखने का भी उसका क्या होता है? अधिकार होता है। भी अपनी तरफ से अगर उसको कोई बात बोलनी है कि ये मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सही नहीं है या इनका मैं खंडन करता हूं, क्यों करता हूं, किन आधारों पर करता हूं, तो वो सारे अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। वो सदन में उपस्थित होकर के खुद चला जाए बोलने के लिए या अपना कोई प्रतिनिधि भेज दे, वो जाकर के संसद के अंदर अपना पक्ष क्या कर सकता है? रख सकता है। तो दूसरे सदन के अंदर ये आरोपों की क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। फिर देखो, अगर जांच में राष्ट्रपति पर आरोप क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, प्रूव हो जाए, और दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, यह पॉइंट आप विशेष ध्यान रखना इसमें, ठीक है। यह प्रस्ताव जो है वो कुल सदस्य संख्या के क्या है? 2/3 बहुमत से पारित हो रहे हैं। तो पारित होने के साथ ही संकल्प पारित करने की तिथि से ही, उसी टाइम से ही राष्ट्रपति को आप पद क्या मान लिया जाएगा? रिक्त मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा उसी टाइम, प्रस्ताव पारित करने के साथ ही। तो ये रहती है राष्ट्रपति पर महाभियोग की पूरी प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया के कुछ अलग पॉइंट अगर अपने देखें तो देखो, मनोनीत सदस्य, ये हमने देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जब महाभियोग लाया जाएगा तो इसमें केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। नंबर 1 बात। दूसरा देखो, यदि एक सदन प्रस्ताव को पारित कर दे, मान लो जो प्रस्ताव लाया था वो इसको क्या कर दे? पारित कर दे, लेकिन दूसरे वाला सदन उस पर सहमत ना हो, वो नहीं चाह रहा हो कि यह प्रस्ताव पारित हो, तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव वहीं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा तुरंत। इसके कहने का मतलब यह है कि दोनों एक जगह बैठकर संयुक्त मीटिंग में या ज्वाइंट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकते। ये दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना जरूरी है। लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से, और दोनों में से अगर एक भी सदन इसके पक्ष में नहीं है तो अकेला सदन राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता। अगर दूसरा सदन असहमत है तो वो प्रस्ताव वहीं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि संयुक्त बैठक इसके ऊपर आरोपित नहीं की जा सकती। उसके बाद में देखो, जितने दिन तक महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी उस समय तक राष्ट्रपति की शक्तियां कम नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को काम करने से रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा है इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियां निलंबित की जाती है। ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति अपनी नियमित शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा, जो भी उसके पास पावर्स हैं सभी नियमित शक्तियों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और न ही इस दौरान उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनको अपने ये नहीं कह सकते कि वो अवैध हैं। जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक उसकी शक्तियां भी वैसी रहेगी और तब तक उसके द्वारा किए हुए कार्य भी वैलिड माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि आप तो अवैध थे या आपके द्वारा किए हुए कार्य इनवैलिड थे तो उनको निरस्त किया जाता है। तो महाभियोग जब तक पारित नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति के पास अपनी शक्तियां क्या रहती है, एजिट रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। और लास्ट बात इसमें है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव भारत में नहीं आया। ठीक है, किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होना तो दूर है, किसी भी सदन के द्वारा लाया भी नहीं गया। ठीक है, तो समझ में आ जाएगी बात। बार दोबारा इसको देख लो, यहां से ठीक रहे। कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी ला सकती हो, राज्यसभा भी ला सकता है, कोई भी सदस्य ला सकता है, सरकार का व्यक्ति भी हो सकता है और विपक्ष का कोई हो सकता है, सामान्य सदस्य भी हो सकता है। लाने से पहले आपको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। 14 दिन पहले आपको क्या देनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। दूसरा, जब भी यह प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर उस सदन के 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। और तीसरी बात, हमेशा यह प्रस्ताव किसके रूप में लाया जाएगा, संकल्प के रूप में लाया जाएगा। ये तीनों शर्तें जब आप पूरी कर दोगे उसके बाद आप अगर इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करते हो, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से, और ये 2/3 बहुमत किसका है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत है। तो इस प्रस्ताव से अगर इसको पारित करोगे 2/3 बहुमत से तो ये प्रस्ताव आगे किस में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन का एक ही काम है कि वो लगे हुए आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा, या तो खुद करेगा या किसी दूसरे से करवाएगा। तो ऐसे स्वरूप में हम कह सकते हैं कि संसद जो है वो उसकी प्रक्रिया महाभियोग की कैसी रहती है, अर्धन्यायिक प्रकार की रहती है। और फिर जो भी रिपोर्ट आए इससे, उसमें अगर आरोप सिद्ध हो जाए और सिद्ध होने के बाद 2/3 बहुमत से अगर वो पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसी दिन पद से क्या मान लिया जाएगा, हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, और जो बातें इसमें विशेष थी वो हमने देख ली है। ठीक है, कि इसमें एक तो ये है कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, और दूसरा, सदन अगर सहमत न हो तो संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों ज्वाइंट मीटिंग करके और इसको राष्ट्रपति को हटा दे। ये दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसमें किए गए सारे कार्य जो होंगे वो क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 61 की तमाम बातें थी। अब लास्ट एक आर्टिकल बचता है हमारा 62 नंबर आर्टिकल, 62 नंबर। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो उसे भरने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, ये बात अपने को और देखनी है लास्ट। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि रिक्त होगा कैसे राष्ट्रपति का पद, खाली कैसे हो सकते हैं। तो खाली होने के कई आधार हो सकते हैं। देखो रिक्त कैसे होगा, पहला तो ये खुद ही त्याग पत्र दे दे, मान लो स्वयं ही त्याग पत्र दे दे तो उसका पद रिक्त हो गया। दूसरी और क्या कंडीशन हो सकती है, अगर उसकी पद पर रहते हुए क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तीसरी बात, उस पर महाभियोग लगा दिया जाए और महाभियोग लगा के उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। चौथी बात, राष्ट्रपति का निर्वाचन ही अवैध घोषित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज मिला और चैलेंज मिलने के साथ ही उसका निर्वाचन क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। तो ये जितने भी कंडीशंस हैं उन सब के अंदर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। एक जो सामान्य परिस्थिति ये हो सकती है कि उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, उसका 5 साल का कार्यकाल क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो उस समय क्या कंडीशन रहेगी, तो ये जो रिक्तियां हुई है सारी इधर वाली, ये तो देखो आकस्मिक रिक्तियां हैं। कैसी है, आकस्मिक, सडनली हुई है। ये तो त्यागपत्र उसने, कल तक तो वो पद पर था और आज उसने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, महाभियोग लग गया, निर्वाचन अवैध हो गया। तो ऐसी रिक्तियां जो आकस्मिक हो सकती हैं, और एक ऐसी रिक्ति भी संभव है जब उसका सामान्य कार्यकाल क्या हो जाए, पूरा हो जाए, सामान्य कार्यकाल क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास संविधान क्या कहता है, संविधान पहली इस स्थिति के बारे में तो यह बात कहता है
कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है और वो पूरा हो गया है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं माना जाएगा, पद रिक्त नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नया राष्ट्रपति जब तक निर्वाचित होकर न आ जाए, नया राष्ट्रपति न चुनकर आ जाए या शपथ ग्रहण न कर ले, तब तक पुराने वाला राष्ट्रपति ही पद पर कार्य करता रहे। ठीक है, यानी कि अगर कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल का, तो ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति पद धारण नहीं करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए और नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण न कर ले। लेकिन हमारा संविधान साथ ही साथ यह भी कहता है कि जैसे ही 5 साल पूरे होने वाले हों उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति का क्या कर लिया जाना चाहिए? चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि 5 साल पूरे हो जाएं और चुनाव नहीं हुए। तो सामान्य परिस्थिति में जब भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उससे ठीक पहले भारत में राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं? चुनाव हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति पद के ऊपर कार्य नहीं करेगा, यानी कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। लेकिन अगर हो जाए आकस्मिक रिक्ति, तो ऐसी स्थिति में संविधान कहता है कि यथाशीघ्र राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। यथाशीघ्र राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। और लास्ट 6 महीने हैं, 6 माह के भीतर तो चुनाव हो जाना 100% अनिवार्य है। यानी कि एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो अधिकतम 6 महीने तक उस पद पर कार्य कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना क्या होगा? आवश्यक होगा। नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना क्या होगा? आवश्यक होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब त्याग पत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए, उस पर महाभियोग लग जाए, उसका निर्वाचन क्या हो जाए? अवैध हो जाए, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या कार्य करेगा? राष्ट्रपति का। तो इसको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बोल सकते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल सकते हैं। संविधान में तो ऐसा कोई पद नहीं है कि राष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला जाता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और उसके कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाने जरूरी होंगे और नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है और उसको भर कैसे सकते हैं, ये जो सारी बातें हैं वो आर्टिकल नंबर किसमें दी हुई है? 62 में दी हुई है, आर्टिकल नंबर 62 में। ठीक, तो ये तमाम बातें अपने को इसमें डिस्कस करनी है। इससे संबंधित जितने भी और 1-2 पॉइंट हैं वो अपने और डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 70 पढ़ेंगे तब उसमें हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर 65 जो आएगा उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, यहां तो पद की रिक्ति के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 62 तो इतना ही कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो उसको यथाशीघ्र चुनाव करवा कर क्या हो जाना चाहिए? भर दिया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे भर दिया जाना चाहिए, कितने समय तक उपराष्ट्रपति काम करेगा, ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 65 में दी। और फिर अगर ये दोनों ही पद पर ना हो, जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे, 19 राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, और वीवी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। लेकिन इनके पद संभालते ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों पद वैकेंट है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद पर कार्य कौन करेगा? तो फिर नया नियम बनाया गया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, सीजीआई जो होगा, वो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे वो थे एम हिदायतुल्लाह के नाम से। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो आज की तो अपनी क्लास ये एंड करते हैं हमने। कल आगे अपने नई क्लास के रूप में नया टॉपिक शुरू करेंगे।